चलो पहला क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन से पहले तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, छा जाइए, अपनी बात पे अडिग हो जाइए। बताइएगा किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो आपके रेलवे के पेपर में मैं आपको बताऊं, एक पूछा था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये जो लैंसडाउन है ना, इसने एक लाया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है ना, कंसेंट एक्ट। ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था कि किसी भी लड़की की शादी 12 वर्ष से कम उम्र में नहीं की जाएगी, वो ये था। अगर बेंटिक की बात करोगे तो सर इसने तो ठगी प्रथा के ऊपर और सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। और अगर वेलेजली की बात कर दोगे तो इसने शिशु वध पे प्रतिबंध लगाया था, शिशु वध, ठीक है ना, पर रोक, शिशु वध पर रोक इसने लगाया था। बचा कौन सर? एलन बरो। बचा कौन सा? एलन बरो। एक और याद रखना, जैसे ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, ये 1891 में आया था, लाने वाला लैंसडाउन था। और एक आया था शारदा एक्ट, ये भी कई बार पूछ देता है, शारदा एक्ट, ये इरविन के समय आया था। ये भी लड़की और लड़के की एज मतलब फिक्स करने से ही संबंधित था। शारदा एक्ट इरविन के समय आया था। तो ये किसके समय आया था सर? इरविन। अगर ये आपको 4-5 याद हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है? बताइएगा, माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है? डोमिनिक लैपियर। वैसे यहां लैपियर होना चाहिए था। तो द सिटी ऑफ जॉय, रेलवे के पेपर में कई बार पूछा है, द सिटी ऑफ जॉय किसने लिखा है? द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लैपियर ने लिखा है। मैडोना की किताब बड़ी फेमस है, सेक्स, ठीक है ना। मैडोना ने एक किताब लिखा था सेक्स नाम से, ये मैडोना की किताब फेमस है। डॉटर ऑफ ईस्ट, ये किताब बेनजीर भुट्टो की, डॉटर ऑफ ईस्ट। राइट आंसर क्या बनेगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी। वर्तमान में भाजपा के मार्गदर्शक मंडल जो 1980 ईस्वी में इन्होंने प्लस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर के 1980 ईस्वी में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है ना। तो 1980 ईस्वी में बीजेपी बनी थी, उसके फाउंडर मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने लिखा था माई कंट्री माई लाइफ, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है सर? अगला लाइए, किस श्रेणी के उत्तोलक का, मैं लिख के दे दूं, आप ग्रुप डी देने जाइए, बिहार एसएससी देने जाइए, सीजीएल देने जाइए, सीएचएसएल देने जाइए, आपसे ये एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब इसमें मैं पूरा उत्तोलक आपको समझाऊंगा, तो जरा ध्यान से, ठीक है ना। मैं पेन बस ले लूं। कह रहा है किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है? देखो, ये जो आपका यांत्रिक लाभ की बात करें तो पहले तो तुम लोग ये याद रखो, FLE, इस कोड को याद रखना। ऐसे याद रखो, फेल। अगर तुमको ये फेल कोड याद है, फेल, अगर ये फेल कोड याद है तो 1 नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी उत्तोलक में 3 चीजें होती हैं, आयास, आलंब और भार। आयास एक चीज होती है, एक होती है आलंब, फलक्रम आपका, और एक होता है भार, ठीक है ना। एक होता है आपके क्या कहा जाता है? भार। तो अब इसमें जैसे कि FEL तृतीय श्रेणी में क्या होता है? फलक्रम, एफर्ट और लोड। फलक्रम मतलब आयास, एफर्ट और लोड। अब इसमें क्या है? L, तो तुम किसी भी साइड इसमें L कर लो और फिर यहां पे E कर दो, यहां पे F कर दो। इसमें क्या है? F, तो F को इसमें बीच में कर दो, इधर L कर दो और इधर आपके E कर दो, खत्म। वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, एक सेकेंड, हाँ सर बताइए। हाँ 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 हाँ, डन है। मीडिया स्रोत के मुताबिक एक लाइन जोड़ लेना, ठीक है ना। डन है, तुम कर दो। हाँ डन है, कर दो। हाँ तो LFE, ELF, FEL, ये जो तीन हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी आपका क्वेश्चन क्या है? किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? हमेशा याद रखना, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। और जब ये जो द्वितीय श्रेणी वाला जो होता है, इसका 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक हमेशा होता है। और जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, उसका 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ये 3 कंडीशन है उत्तोलक के केस में, कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का भार 1 के बराबर, 1 से ज्यादा या 1 से कम, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का 1 से अधिक, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का हमेशा आपके 1 से कम होता है लाभ, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल बेनिफिट जो है। अच्छा, इसमें इनका एग्जाम्पल भी पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आप याद रखना, चिमटा और मनुष्य का हाथ, जो हम लोग का हाथ होता है, वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल होता है। अगर द्वितीय श्रेणी का पूछे तो जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है ना, नींबू निचोड़ने की मशीन, तो अब मैं यहां पे ऐसे खींच करके लिख दूंगा नींबू,
ठीक है ना, निचोड़ने की मशीन, क्योंकि ये रेलवे में खूब पूछता है निचोड़ने की मशीन। ये आपके किसका एग्जांपल हो जाएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन, या फिर जो हम लोग सरौता का उपयोग करते हैं सरौता, ये आपके द्वितीय श्रेणी का एग्जांपल हो जाएगा। और प्रथम में कैंची है, पिलास है, हैंडपंप है। अगर आप प्रथम वाले की बात करोगे, यहां से प्रथम वाले की बात करोगे तो अच्छा एग्जांपल इसका माना जाता है कैंची, हैंडपंप, ठीक है ना, हैंडपंप, पिलास जो घरों में रखा होता है वो, ये सब प्रथम के एग्जाम्पल हैं। और आप देख लेना, ये जो लीवर का क्वेश्चन है, उत्तोलक का क्वेश्चन है, आपके पेपर में एक रहेगा, ये कोड याद रखना, FLE, ठीक है ना, तो ये आप जरूर याद रखना, आपको काम आएगा। बाकी भगवान जी हैं ही आपके साथ। और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं बार बार कहूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइएगा। लेजर की खोज हेनरी वेसेमर, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टर, थियोडर मेनन, ठीक है, बताइएगा। रेलवे के लिए 1 साल का करंट अफेयर पढ़ा देंगे लल्ला, 1 साल का करंट अफेयर भी आपके लिए हम पढ़ा देंगे, बल्कि अभी 2 दिन 3 दिन मैं देख लेता हूं, मैं पढ़ा दूंगा। लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, देखिए आंसर बताना आसान है, थियोडर मेमन। लेकिन जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी, परमाणु की खोज की थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी के परिवार को हम लोग नोबेल परिवार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर नोबेल परिवार, क्योंकि इनके दामाद को, इनकी लड़की को, इनके पति को, सभी को क्या मिला हुआ है, वो क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार। और ये जो हेनरी वेसेमर है, आपके घर में जो स्टील का कुकर या स्टील के बर्तन रखे हुए हैं, जब जब स्टील आपको ध्यान आ जाए तब तब आप हेनरी वेसेमर को याद करिएगा, ये बेहद जरूरी है। तो थियोडर मेमन लेजर का खोज किया था, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा मेरी क्लास को आप एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, जीडी किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा मत सोचना कि नहीं सर बस ग्रुप डी वाले पढ़ लें या जीडी, नहीं यार, मैं जीएस पढ़ाता हूं। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल, देखो जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर को हुआ था, उस समय का वायसराय करजन हुआ करता था। ये 2-3 फैक्ट याद रखना। बंगाल को 2 भाग में बांटा गया था, एक भाग की राजधानी कोलकाता, तो एक भाग की राजधानी ढाका रखी गई थी। एक्चुअली ढाका और कोलकाता दोनों ही राजधानी रखी गई थी, लेकिन मुद्दा यह करता है कि किधर की ढाका किधर की कोलकाता, तो पूर्वी बंगाल का ढाका रखा गया था। अरे आओ यार, पूर्वी बंगाल का ढाका रखा गया था और बाकी के हिस्से का कोलकाता रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। सर ये मैंने जानबूझ के, ये वाला तो कोड वही है, स र ला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र मिलता है। ये आसान है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इस पे छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे सिर्फ जाना चाह रहा हूं। अगले पे आएंगे, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। जमीन से जमीन पे सिर्फ पृथ्वी ही नहीं सर, धनुष का भी नाम लिख दीजिए, धनुष। ये 2 ऐसी, अच्छा इन्हीं 5 में से पूछता है, चाहे आप जीडी दे दें, ग्रुप डी दे दें, एमटीएस दे दें, एनटीपीसी दे दें, बिहार एसएससी दे दें, यूपी पीएससी दे दें, इन्हीं 5 में से आपसे पूछेगा। तो पृथ्वी वो मिसाइल है, धनुष जो जमीन से जमीन पे मार करती है। ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों जमीन से हवा, एयर टू जमीन से हवा में मार करती हैं। अस्त्र जो है वो सिर्फ हवा से हवा में, ठीक है ना, एयर टू एयर। आप चाहें तो ऐसे लिख दें कि एयर टू एयर, ये इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब हमसे कोई कहे सर एनटीपीसी के लिए इसको पढ़ लूं, जीडी के लिए पढ़ लूं, एमटीएस के लिए पढ़ लूं, मैं कहूंगा पढ़ लो लल्ला, यही तो 5 हैं जो पेपर में आएंगे, यही 5 हैं जो आएंगे। हाँ बाकी आपका मतलब कि मैं क्या ही बोलूं, थंबनेल बदलने वाला काम ना हो। अगला, प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है, मैंने कई बार पढ़ाया है। अगर इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष में जो प्राइमरी होता है उसका जो कलर कोड होता है VIBGYOR, तो इसमें बाहर की तरफ कौन सा हुआ, रेड कलर, और अंदर की तरफ कौन सा हुआ, वायलेट। ये प्राइमरी में क्या होता है, अंदर की तरफ। लेकिन अगर यही चीज, ये प्राइमरी के लिए है, अगर यही चीज सेकेंडरी के लिए हो जाए तो इसी सीरीज को उलट दोगे, मतलब ROYGBIV। सेकेंडरी इंद्रधनुष में या आपके द्वितीयक इंद्रधनुष में यही क्रम पलट जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है वायलेट कलर और अंदर की तरफ हो जाता है रेड कलर, अंदर की तरफ हो जाता है रेड कलर। अब इसमें कभी कभी आंख पे कितने डिग्री का कोण बनता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो फिलहाल क्वेश्चन यह था कि प्राकृतिक या प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्राथमिक इंद्रधनुष को ही हम लोग प्राकृतिक इंद्रधनुष के तौर पे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या बनेगा, लाल, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए बन जाएगा मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ।
विद्युत धारा को एम्पियर में। देखो ये वो क्वेश्चन है ना कि मतलब आपको अगर पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, ये वो क्वेश्चन है। देखिए सर, पहले मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं। अमीटर हमेशा घरों में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, रेलवे का मोस्ट ट्रस्टेड क्वेश्चन अमीटर। यह भी कभी कभी पूछ देता है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अगर कोई आदर्श अमीटर है, आइडल अमीटर है, तो आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और राइट आंसर ए है, ठीक है ना। प्रतिरोध हमेशा 0 होना चाहिए श्रेणी क्रम में। जबकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस का जानने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज डिफरेंस, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच कितने, यहां पे कै वोल्ट है, यहां पे कै वोल्ट है, ये जानने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर की अगर बात कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एक आइडल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए सर, अनंत होना चाहिए, ठीक है ना, अनंत होना चाहिए। और जिस तरीके से ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, समानांतर, ठीक है ना, समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर हम लोग बात कर दें गैल्वेनोमीटर में, तो विद्युत धारा, जो ये विद्युत धारा के बारे में पता, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने में, पता किसी परिपथ में, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। मैं कह रहा हूं आप रेलवे का पेपर दे के आना, और अगर ऐसे क्वेश्चंस न रहे तो मैं अपने 10 साल के पढ़ाने को ताक पे रख दूं कि यार ये सब क्वेश्चन नहीं। अभी आपको मैंने इंद्रधनुष पढ़ाया ना, उससे पहले मैंने उत्तोलक पढ़ाया ना, अब मैं ये अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा हूं ना, कहीं मेरे ये चारों क्वेश्चन रिकॉर्ड करके रख लेना। होने देना तुम ग्रुप डी का पेपर, एनटीपीसी, आरपीएफ का पेपर, मैं लिख के कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएगा। 10 साल का तुम पेपर उठा के, एक्चुअली हम लोग साइंस में खाली सेल, डिजीज, विटामिन इसी में घूमते रहते हैं, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, आत्मा, हृदय, परमात्मा में। अगर आपको रेलवे का साइंस पढ़ना है तो फिजिक्स के छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट, सेमीकंडक्टर, ये टॉपिक पढ़ के जाना, नहीं नुकसान में रहोगे। मैं लिख करके दे रहा हूं, नहीं निकलेगा रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी चीज, ठीक है ना। तो ये अब ये, अरे यार हम पिछले ना 7 साल 5 साल साइंस पढ़ाए हैं। अब वो अड्डा में आकर के हमने थोड़ा साइंस, अड्डा में भी जब आए थे तो 2 साल साइंस ही पढ़ाए थे, काहे कि अंदर तो हमारे साइंस का खून दौड़ता है भाई। हम रहे हैं बीटेक एमटेक के स्टूडेंट, तो हमारा तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इन्हीं सबसे पाला पड़ा था। खैर, 1971 में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है, 1971 में, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, देखो 1971 में जब खेला गया था तो पाकिस्तान था, लेकिन जब 1975 में खेला गया तब भारत विजेता बना था। भारत, उरुग्वे फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता है, फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता है। भारत की बात करें तो 2007 में T20 वर्ल्ड कप का पहला विजेता है। वेस्ट इंडीज की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल का पहला विजेता है। ये चारों अपने अपने क्षेत्र के विजेता हैं, ठीक है ना। T20 क्रिकेट का विश्व कप विजेता है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का विश्व कप विजेता है, ये चारों अलग अलग ईयर में, ठीक है ना। चारों 1975 में जब पहला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उस समय वेस्ट इंडीज ने जीता था मैच को। उरुग्वे 1930 में जीता था फुटबॉल विश्व कप, तब उरुग्वे में आयोजन भी हुआ था, अर्जेंटीना हारा था। कभी कभी यहां से पूछ देता है किसके खिलाफ खेला था, तो अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना इस मैच में हार गया था, उरुग्वे जीत गया था फुटबॉल विश्व कप। ये कब की बात है सर, 1930 के प्रथम फुटबॉल विश्व कप। क्योंकि सबका ईयर और चीजें लिखी हैं तो इनका भी लिखे। तो पाकिस्तान पहले आपके उसका विजेता था, ठीक है ना। अगला पॉइंट पाएंगे, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। अब देखो गिने चुने 9-10 खेल हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछता है। जैसे 9 खो खो में भी खेल लेते हैं, खो खो में 7 कबड्डी में भी खेलते हैं, ठीक है ना, कबड्डी में 5, 6, 11, 15, 11। सर ये रग्बी फुटबॉल में खेलते हैं, ये क्रिकेट में खेलते हैं, ये हॉकी में खेलते हैं, ये आपके फुटबॉल में खेलते हैं। 5 और 6 किस में खेलते हैं, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। ये आपके बास्केटबॉल में खेलते हैं, ये आपके वॉलीबॉल में खेलते हैं, वॉलीबॉल में खेलते हैं। अच्छा अभी एक आपका खूब बचा पोलो, कि पोलो में कितने खेलते हैं, और बेसबॉल में भी कितने खेलते हैं। ये पोलो में कितने खेलते हैं सोच समझ के बताइएगा। पोलो में, जिम्नास्टिक में, पोलो में तो सर इजी ही है, 4 खेलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही 8, 10 या 11, 12 गेम है जिनके आपसे प्लेयर पूछता है। हॉकी, क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, बेसबॉल, पोलो। सच कह रहे हैं कि नहीं, यही पूछता है ना। वाटर पोलो, नेट बॉल, इनमें भी 7 खेलते हैं। अगर आप वाटर पोलो की बात करोगे तो उसमें भी 7 खेलते हैं। नेट बॉल की बात करोगे उसमें भी 7 खेलते हैं। जिम्नास्टिक की बात करोगे, जिम्नास्टिक, ठीक है ना,
उसमें मेरे लल्ला 8 खेलते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खेलते हैं। अब हमसे कोई कहे सर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हो कि एनटीपीसी के लिए, हम कहेंगे पगला गए हो क्या एकदम से, हाय ससुर कौनो भी एग्जाम में आएगा, एसएससी से लेके बिहार एसएससी, यूपी पुलिस से लेके कुछ भी, तो हमारी क्लास को तो आप ऑल इंडिया परमिट समझिए। कुल मिला जुला के बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हैं सर, ये सही है। अगला क्वेश्चन, अगला आ जाइए। फॉल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? फॉल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, इनका भी जरूरी है। स्पेन का जरूरी है, नॉर्वे का जरूरी है, आयरलैंड। आयरलैंड वाला तो सबसे आसान है कि सर जैसे कि ये डेल आयरन कर दें, वही है, ठीक है ना। कोर्टस, स्टोर्टिंग और डेल आयरन। देखो जैसे स्पेन, स्पेन का कोर्टस याद रखना, नॉर्वे का स्टोर्टिंग याद रखना, स्टोर्टिंग, और आयरलैंड डेल आयरन। देखो नमोए में छुपा है डेल आयरन। अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फॉल्केटिंग। देखो रूस में ड्यूमा, रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। पोलैंड, पोलैंड की संसद का नाम क्या है? सोजिम, सोजिम। डेनमार्क और मंगोलिया, नाम से क्या लग रहा है? सर नाम से तो हमको लग रहा है डेनमार्क का होगा, भले हमको मंगोलिया का चाहे याद हो या ना हो। मंगोलिया का बहुत है, खुरल, ये ठीक है ना। मंगोलिया का क्या? खुरल। जर्मन का, जर्मनी का भी एक को पूछता है, बुंडस्टैग, जर्मनी, ठीक है ना, बुंडस्टैग, बुंडस्टैग। ये अब किसको कहें कि ये संसद और विभिन्न देशों के ये वाला नहीं पूछता है? नहीं, अगर किसी को आपत्ति हो तो बोलो कि सर एनटीपीसी के लिए है कि ग्रुप डी के, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डेनमार्क है, डेनमार्क है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। अगले पे आएंगे। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान है? सर 76 में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र मिलता है, 74 में मंत्रिपरिषद, 72 सर राइट आंसर है, खत्म हुआ बात, 72 राइट आंसर है सर इसका, ठीक है, 72 राइट आंसर है। अगले पे आएंगे। शारदा महाकाली नदी समझौता भारत और किस देश के साथ है? स्वराज आपकी क्लासेस सारे क्वेश्चन, अच्छा एक लोग कह रहे सर आपकी क्लास के सारे क्वेश्चन है। नहीं यार ये सब मुझे मत बताया करो मेरी क्लास से कितना क्वेश्चन है कितना नहीं, क्योंकि ना मैं सिर्फ पढ़ाने में ट्रस्ट रखता हूं, मैं मुझे पूरा सिलेबस। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है तो मेरा क्या एफर्ट होगा कि ऐसे नदी और समझौते वाले जितने भी रेलवे एसएससी बने मैं यहां 5-7 समझा सकूं। ऐसे 7-8 क्वेश्चन बनते रहते हैं तो मैं वो आपको समझा सकूं, ये मेरा आपके लिए एक प्रयत्न होगा, ठीक है ना। जैसे कि 1959 में गंडक और 1954 में कोसी, ये नेपाल के साथ हम लोग किए हैं। 1959 में गंडक समझौता और 1954 में कोसी समझौता, ये वाला और ये वाला हम लोग। शारदा महाकाली समझौता नेपाल के साथ, कोसी समझौता बिहार का, सो किसी नदी को कहते हैं, बिहार साइड से नेपाल से टच करती है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी भी कही जाती है, 7 भाग में बढ़ती है, बिहार में एकदम बाढ़ साढ़ ला देती है, ठीक है ना। तो ये आपके हुआ। अच्छा उसके अलावा पाकिस्तान के साथ बात करोगे तो अब तो मान लो सॉल्व हो गया है सिंधु जल समझौता 1960, सिंधु जल समझौता हम लोग किसके साथ रखे हैं? पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा जैसे कि एक और है यार पाकिस्तान के साथ, चूटक, पाकिस्तान के साथ चूटक भी है, ठीक है ना, चूटक नदी जल समझौता, ये पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ हम लोग गंगा नदी जल समझौता, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ कौन सा है भैया? गंगा नदी जल समझौता। सलाल, पाकल, ये सब भी पाकिस्तान के साथ हम लोग, सलाल समझौता भी पाकिस्तान के साथ है, पाकल समझौता भी पाकिस्तान के साथ है, कई तो है पाकिस्तान के साथ, कुल नदियां उधरी बहती है। बांग्लादेश के साथ हम लोग तिस्ता नदी पे भी समझौता किए बैठे हैं कि तिस्ता नदी समझौता हो, ये सब बांग्लादेश के साथ है। चिनाब, बगलिहार, दुलहस्ती पाकिस्तान के साथ तो हम लोग 36 रखे हैं। चिनाब नदी जल समझौता, बगलिहार नदी जल समझौता, दुलहस्ती नदी जल समझौता, ये लो कितने। अब वो दिमाग पे जोर डालने वाली बात होती है कितना, इधर के जितने हैं सलाल, पाकल, सिंधु, चूटक, चिनाब, बगलिहार, दुलहस्ती सब पाकिस्तान के साथ है। कोसी, गंडक, शारदा नेपाल के साथ, तिस्ता, गंगा बांग्लादेश के साथ। इतने जल समझौता याद करके जाओगे। अब हमसे पूछोगे कि सर एसएससी के लिए पढ़ा रहे कि रेलवे के लिए? देखो एक आयुषी कुमारी स्टूडेंट कर रही है कि सर आपके कहने पे हमने शपथ बैच लिया था और वो अभी आप उसमें क्लास नहीं ले रहे। बेटा तुम लोग की बड़ी गंदी आदत है, स्टडी प्लान को देखा करो, स्टडी प्लान को देखा करो कि मेरी क्लास पेड बैच में किस दिन से है। मेरी क्लास मुझे लगता है आज से 5 दिन बाद पेड बैच में दोपहर में 2 बजे शुरू होगी, ठीक है ना। हाँ तो जितने लोगों को लगता है कि सर आपकी क्लास कब से पेड बैच में शुरू होगी, आज से 5 दिन बाद शुरू होगी। अब मुझसे पेड बैच के बारे में जानकारी बस ये ले लो, अब बाकी अब इसके बारे में कुछ मत। तो नेपाल, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से कौन सी ट्रेन महाराष्ट्र पर्यटन को समर्पित है? बताओ। बड़ा गुरुजी हम एनटीपीसी देंगे, हम आरपीएफ देंगे, हम ग्रुप डी देंगे। लो दे दो एग्जाम, ट्रेन के बारे में तो पूछ रहा है। अब इसमें तो कोई महाराजा एक्सप्रेस,
कब चली थी? लिख दे रहा हूं, 2010 में चली थी, मुंबई से चली थी, मुंबई से। महाराजा एक्सप्रेस मुंबई से चली थी, मुंबई दिल्ली कोलकाता दिल्ली, मुंबई से ले जाकर के दिल्ली को जोड़ देती थी और दिल्ली से ले जाकर के कोलकाता को जोड़ देती थी, मस्त घुमाती थी ये कोलकाता, ठीक है ना। तो ये तो आपके ऑप्शन हुआ नहीं। नाम सही लग रहा है कि रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये महाराष्ट्र पर्यटन को बढ़ावा तो दी नहीं होगी, ये 2009 में चली थी, और ये तो ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन। हेरिटेज ऑन व्हील्स डेक्कन ओडिशा। अब दो ऑप्शन बचे हैं, बताओ कि महाराष्ट्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2004, 16 जनवरी 2004 डेक्कन ओडिशा, ठीक है ना। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2007 में चली थी, और याद ना हो तो याद दिला दूं, राजस्थान पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये दी गई थी। ये भी राजस्थान के लिए, ये भी राजस्थान के लिए। महाराजा एक्सप्रेस तो देख ही रहो, दिल्ली मुंबई दिल्ली है। डेक्कन ओडिशा जो थी वो महाराष्ट्र पर्यटन को समर्थित थी, ठीक है ना। अब देख लो तुम्हारा रेलवे का तैयारी कितना चल रहा है। ऐसा थोड़ी है 8वां वेतन आयोग लग जाएगा ना, ग्रुप डी की सैलरी 50,000 पार हो जाएगी, एनटीपीसी की 60-70,000 पार हो जाएगी। अब गवर्नमेंट जॉब में और कंपटीशन बढ़ने वाला है। मैं बता दूं, जिस दिन इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी। जिस दिन मैं लिख करके दे दूं 8वां वेतन आयोग 1 साल के अंदर लगने वाला है, और 1 साल के अंदर अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो रेलवे ग्रुप डी तक के कर्मचारी 50,000 रुपया से ज्यादा सैलरी पाएंगे, और जो सी बी में है वो लोग लाख पहुंचना शुरू कर देंगे। इसलिए रेलवे ग्रुप डी ध्यान से। शेरशाह सूरी का मकबरा, सर शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम में है। इसने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, 1540 में इसने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, और 1545 में इसने कालिंजर का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। इसने सड़क ए आजम का निर्माण किया था, शेरशाह सूरी ने, सड़क ए आजम। रेलवे का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि सड़क ए आजम का नाम जीटी रोड किस अंग्रेज ने रखा था? जीटी रोड रखने वाले का नाम था आकलैंड। आकलैंड नाम के, जनरल आकलैंड नाम के अंग्रेज ने जीटी रोड इसका नाम रखा था, ठीक है मेरे भाई। जनरल आकलैंड, जीटी रोड इसका नाम रखा था। अगले पे आएंगे और देखेंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सासाराम बिहार। भारत का इरिटेरिया किस स्थान को कहते हैं? भारत का इरिटेरिया ले लो, देखिए बताइए सर। देखिए ये और ये तो मेरे को ध्यान है सर, इसे भारत का इथियोपिया कहते हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा, इथियोपिया। 2 ऑप्शन तो मेरे तुरंत कट गए। अलेप्पी की बात करें तो जैसे वेनिस शहर फेमस है, वैसे अलेप्पी को भारत का वेनिस कहते हैं, वेनिस ऑफ इंडिया। कालाहांडी और भुवनेश्वर, 2 ही ऑप्शन बचे। भारत का इरिटेरिया किसे कहा जाता है बताओ? भुवनेश्वर को द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया, द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर कालाहांडी। राइट आंसर क्या बना? कालाहांडी, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो राइट आंसर इसका ये बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? आज रात में 10 बजे मैं तुम लोगों के लिए एक शॉर्ट्स डालूंगा, बड़ा इमोशनल शॉर्ट्स है। मैं चाहता हूं कि उसमें मेरी बस वॉइस बैकग्राउंड आवाज है, अगर आप लोग पहचान जाइएगा तो आशुतोष सर भी उस साउंड में आप लोग लिख सकते हैं उस शॉर्ट्स में। रात 10 बजे एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला मुझे एक शॉर्ट्स मिला, वो मैंने आपके लिए बनवाया है। मैं आज रात 10 बजे आपके लिए उस कमेंट का वेट करूंगा उस शॉर्ट्स पे कि आपकी उस शॉर्ट्स को लेके सोच क्या है। आज रात 10 बजे, ठीक है ना, आज रात 10 बजे एक शॉर्ट्स जाएगा, उसमें शायद मेरा बैकग्राउंड आवाज होगा, मैं दिखूंगा भी नहीं, उसको देखिएगा रात के 10 बजे, ठीक है ना। और उस पर कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? इसे सुना, पेन में नहीं सेलेक्ट होता है। व्हीलर आइलैंड किस में? सर विजिगम, केरल में। केरल में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है विजिगम, कभी पूछे तो बता देना कि विजिगम कहां है? केरल में है। अच्छा, गहिरमाथा, ओडिशा से जो आपसे पूछता है सबसे ज्यादा, वो पूछता है गहिरमाथा। अरे वो नहीं, आपके घड़ियाल प्रजनन केंद्र और भीतरकनिका भी, एक्चुअल में बात किया जाए तो भीतरकनिका, ये 2 पूछता है। अच्छा, अब क्या है भैया, लेकिन ये तो व्हीलर पूछा है। आंध्र प्रदेश में या फिर यहां, आंध्र प्रदेश का एक पॉइंट बहुत फेमस है, दीवी, DIVI, दीवी पॉइंट, ये आंध्र प्रदेश में है। मैं इनको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके पेपर में आए हुए हैं, पूछा हुआ है दीवी पॉइंट किस राज्य में स्थित है, विजिगम पर्यटक स्थल कहां पे, ये पूछा है। एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र है कर्नाटक में, सेंट मैरी द्वीप, कर्नाटक का मुरुदेश्वर, देखो कर्नाटक का मुरुदेश्वर द्वीप और सेंट मैरी द्वीप, ये आपके पेपर में आया। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि आपको याद है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको बता देना। राइट आंसर इसका वैसे उड़ीसा ही पड़ेगा, ठीक है ना, राइट आंसर उड़ीसा पड़ेगा। अब ये दीवी पॉइंट, गहिरमाथा, भीतरकनिका, सेंट मैरी द्वीप, मुरुदेश्वर द्वीप, ये आपके पेपर में आया है, तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। मैंने इस तरीके से ऑप्शन ही मैं रख के आता हूं कि मैं एक साथ आपको 7-8 ईयर के क्वेश्चन बता सकूं। चलो, तो इसका राइट आंसर डी है।
यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, बताओ यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? हम उपभोक्ता हैं और अपने अधिकार को हम न जाने, यह सबसे गड़बड़ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह तो मैं रटे बैठा हूं, मेरा अधिकार है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये ठीक है ना। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन, सशस्त्र, ठीक है ना, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर, यही ना। 14 दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये वो ईयर है जो आपको संभवतः याद नहीं है। अब बाकी भगवान मालिक है, खुदा गवाह होगा कि आप एग्जाम में क्या करके आते हो। तो जो मैं अब ये पढ़ा रहा हूं ना, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना सीख लो, काम आएगा आपको। ये मैं लिख करके कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस रखो। 11 दिसंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। अगला क्या है सर? ए ऑप्शन करेक्ट है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 के अंतर्गत, भाई डी ऑप्शन। हाई कोर्ट 200 आपके किसमें 32 के, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट होता है, लेकिन इसने पूछा हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 में एक हाई कोर्ट का जिक्र है, आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के हाई कोर्ट का जिक्र है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति के बारे में। हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है, ये बात आप याद रखिएगा, मतलब उसका व्यापक अधिकार क्षेत्र है। और आर्टिकल 222 222 मतलब वही 222 हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? सर 40, ये तो सर उससे संबंधित है, ग्राम पंचायत के गठन से, ग्राम गठन से। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आसान है इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूंगा। ये 22वां देखते हैं, सी ऑप्शन हो गया। 22वां पे आते हैं लला। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ था? अच्छा, आज कल के पेपर में जो इधर कुछ दिन बीता है, बैंकिंग के क्वेश्चन खूब आए, बैंक से रिलेटेड खूब आए, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला आज। इसलिए मैंने द 10 मिनट एक शो रखा है आपके लिए, द 10 मिनट शो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि 25 क्वेश्चन के बाद बैंक के, भारत में बैंक सिस्टम के ऊपर वो मैं 40 क्वेश्चन आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। और एसएससी के लड़कों को बैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 40 क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ाऊंगा, प्लीज आके पढ़ लेना अभी तुरंत 10 मिनट के। उसकी पीडीएफ भी सुरक्षित रखना, आपसे डेप्थ में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा थियरी बता के मैं बैंकिंग पे आ जाऊंगा। तो जरूर सर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो एलआईसी, नाबार्ड, आईडीबीआई। देखो 1964 में तो आईडीबीआई की स्थापना की गई थी, 1982 में सर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, नाबार्ड की, 1956 में सर एलआईसी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? 1975, 1975, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला, वोक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध कंपनी कार है? वोक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध, देखो रेलवे के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे रहते हैं। बताओ वोक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध कंपनी कार है? भाई कार में तो बड़ा इंटरेस्ट लेते होंगे आप लोग कि सर ये यहां की है, यहां की, ऐसे। कोरिया की जो सबसे आजकल फेमस चल रही है, किया। अमेरिका और जापान, जापान की तो टोयोटा। वोक्सवैगन जर्मनी की, वोक्सवैगन जर्मनी की कंपनी है। अमेरिका की बात कर लोगे तो जनरल मोटर्स, अमेरिका की जीएम, जनरल मोटर्स बहुत फेमस है। ये फेमस कंपनीज हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब नहीं याद रखोगे तो तुम जानो, ठीक है ना, उसमें मैं कर ही क्या सकता हूं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, अगला क्वेश्चन वही है, भ्रष्टाचार के ऊपर है। देखो ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था? अरे 25 क्वेश्चन हम ही बनाते हैं ना, तो हमको पता है कि हमने किस नंबर पे कौन सा। हम अपनी पूरी पीपीटी को ध्यान से देख के, पढ़ के, समझ के, हर ऑप्शन एग्जाम ओरिएंटेड रख के आते हैं। एक बार टिक मारना हो, अरे तो हम सी ऑप्शन पे टिक मार दें। लेकिन विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा? वैश्विक लैंगिक अंतराल, मतलब ये पेपर में ज्यादा आता है इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये ज्यादा पूछता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भी यही लाता है, विश्व कॉम्पिटिटिवनेस प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वो भी कौन लाता है? तो वो भी लाने वाला है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व बैंक का सबसे फेमस रिपोर्ट क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये
राइट आंसर क्या बनेगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भूखमरी सूचकांक ये लाता है, जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक आती है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। अब ये ना मैं बहुत सोच समझ करके लिख रहा हूं, आप अपना पेपर उठाना और देखना ये रिपोर्ट पूछता है कि इनका जारीकर्ता कौन है, इनका जारीकर्ता कौन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला, अगला क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे 25वां, तो इसका सी ऑप्शन 25वां। भारत माता को शेर के साथ ध्वज लिया चित्र किसकी कृति है? देख लेना जो रेलवे में तुमसे ना पूछ दे। देखो, सतीश गुजराल का सबसे फेमस कृति है काला चांद, याद रखना काला चांद, सतीश। अमृता सेरिगल एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल, वैसे नहीं एक हाथी रहती है अपने ऊपर ऐसे पानी फेंकती रहती है, तुम लोगों ने वो चित्र कई बार देखा होगा ना, एक हाथी रहती है अपने ऊपर ऐसे पानी फेंकती रहती है। एलिफेंट बाथिंग इन अ ग्रीन पूल, अमृता प्रीतम। एलिफेंट बाथिंग इन अ ग्रीन पूल, ये ठीक है ना, पूल एलिफेंट। ये फारूक बेग, एक चित्र तुम लोग देखे होगे अगर याद करो, एक सरदार जी रहते हैं, उनके कंधे पे एक बाज बैठा रहता है, बाज, ईगल, ऐसा चित्र देखे हो, 111 लिखो कि एक सरदार जी ऐसे एकदम पगड़ी उगड़ी बांधे हुए और उनके कंधे पे एक बाज बैठा हुआ। वो जो चित्र है ना वो फारूक बेग का है, बाज एवं युवा सरदार, ठीक है ना, बाज एवं युवा सरदार, फारूक बेग जी का बनाया हुआ चित्र है। तो इसका भारत माता अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, ये है, ठीक है। अच्छा, ये 25 क्वेश्चन हो गया। मैं ये भी तुम लोग को अब यहां बता देना चाहता हूं